Hello students of MSc Final. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take your topic of soil conservation. Soil conservation. In the last lecture I have explained you about the soil erosion. I would like to recall some of the points from the soil erosion because it is very much concerned with the soil conservation. सॉइल इरोजन के अंदर हमने देखा था कि जो सॉइल इरोजन है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो डेजर्ट्स को बनाने में बनाती है और अकाल पैदा करती है, ड्रॉट्स, फैमाइंस, इससे सॉइल इरोजन से वो भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को ओवरकम, इस प्रॉब्लम में मैंने ये भी बताया था कि सॉइल इरोजन के लिए जो फैक्टर्स हैं उनमें एक बायोटिक फैक्टर है और उस बायोटिक फैक्टर में मैन और एनिमल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एनिमल्स अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो मैन के थ्रू ही हैं। तो अगर हम सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, which problem is creating the deserts and which increasing the area of the desert and famine and drought, तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए भी। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। सॉइल कंजर्वेशन को अगर हम और एक्सप्लेन करें या उसका इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूँ तो यूँ भी कहा जा सकता है कि सॉइल कंजर्वेशन जो है वो ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसमें हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं और इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा वो सॉइल जिसकी टॉप सॉइल या जिसमें से ह्यूमस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स वो ख़त्म हो चुके हैं, ऐसी स्टेराइल सॉइल या डिग्रेडेड कंडीशन वाली सॉइल, उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन एंड इन अ नटशेल वी कैन से दैट सॉइल कंजर्वेशन is a methodology to maintain the soil fertility, prevent the soil erosion and exhaustion, and to improve the degraded condition of the soil. I hope you must have understand the word conservation. Now we'll talk about the principle of soil conservation. क्या प्रिंसिपल है सॉइल को कंजर्व करने के लिए? हमने सॉइल इरोजन में पढ़ा था कि जब बहुत तेज़ बरसात आती है उस समय लगातार बरसात की तेज गति से गिरने से मिट्टी जो होती है, मृदा जो होती है, वो अपनी जगह से खिसक जाती है और उसके तेज बहाव से या प्रवाह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। यही कुछ ढलानों पे भी होता है और ढलानों पे तो पत्थर भी टूट टूट करके गिर जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। तो इन ड्रॉप्स के प्रहार से मृदा को संरक्षित करना ये प्रिंसिपल है। ढलानों पे जो संकरे पथों से होने वाले जो जल का प्रवाह है उसको अवरुद्ध करना ताकि जल्दी से जोर से तेज बहाव से जल इधर का उधर ना जाए, मिट्टी को लेकर के उसको अवरुद्ध करना, ये इसका प्रिंसिपल है। जो स्लोप्स पे बहुत तेज गति से पानी बहता है और लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो जाती है या टॉप सॉइल गायब हो जाती है पहाड़ों पे, उस गति को धीमा करना, मृदा के कणों को आकार को बढ़ाना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिटेन कर सकें, और वेजिटेशन कवर, ऐसी भूमि पे जो बिल्कुल ओपन है वहाँ पे वेजिटेशन कवर उगा करके पानी को और वायु वेग को कम करना, और ऐसे वेजिटेशन लगाना जहाँ सॉइल के उड़ने से बहते कणों को भी रोका जा सकता है। ये सब है इनके प्रिंसिपल। अब हम लेंगे मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ये दो प्रकार से होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। जो बायोलॉजिकल मेथड है वो हम सब पैरामीटर्स हैं सामने, एग्रोनॉमिक मेथड्स,
एग्रोस्टोलॉजिक मेथड, ड्राई फार्मिंग एंड एफॉरेस्टेशन इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्रोनॉमिक मेथड लेना चाहूँगी। एग्रोनॉमिक जो मेथड होता है ये हम ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में काम में लेते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो खुद इटसेल्फ सॉइल की संरक्षक होती है। इस विधि के अंदर विभिन्न प्रकार के वेजिटेशन को उगा करके मृदा पे एक आवरण तैयार कर लिया जाता है, कवर तैयार कर दिया जाता है। इससे जो मृदा है या सॉइल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विंड द्वारा या पानी द्वारा नहीं उड़ा के ले जाई जा सकती। इसके भी कई तरीके हैं, वो हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कंट्रोल फार्मिंग या कंट्रोल प्लॉइंग। कंट्रोल फार्मिंग जो होती है ये जो मैंने डायग्राम भी बनाया है ब्लैक बोर्ड पे, देखिए आप कंट्रोल प्लॉइंग का। तो इसमें कंट्रोल फार्मिंग में ये पहाड़ी क्षेत्रों में या ढलानों पर अपनाई जाती है ज़्यादातर, और ये भूमि की जो ढाल होती है उसके विपरीत दिशा में जो है जोता जाता है, भूमि को जोता जाता है। और जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पहाड़ी की ढलानों पर फसल बोने से पहले क्या होता है कि खेतों में एक क्रम में सिंगल लाइन में, देखिए सिंगल लाइन है, पहले ऊपर एक सिंगल लाइन, फिर सेकंड सिंगल लाइन, थर्ड सिंगल लाइन, मीन्स एक एकांतर क्रम में, और उसी स्तर पर फरोज और रिजेस बना दिए जाते हैं। जो फरोज होते हैं उनकी परिरेखा या फरोज को कंटूर भी कहते हैं। वर्षा का जो जल होता है वो फरोज में भरता है और इसका प्रवाह फरोज में आने के कारण या रिजिस के टकराव से वो वहीं उसका प्रवाह बहुत कम हो जाता है और सॉइल इरोजन रुक जाता है, और रिजिस के ऊपर ये पौधों को लगा देते हैं। नेक्स्ट है मल्चिंग। ये जो मेथड होता है ये हम विंड और सॉइल इरोजन को रोकने का काम करता है। इसमें फसल काटने के बाद, जो भी फसल उगाई होती है उसकी फसल काटने के बाद एक इनका जो रूट सिस्टम होता है, जैसे दाल हुई या कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके जो रूट सिस्टम सहित जो स्टेम का आधार भाग होता है जिसे हम ठूंठ कहते हैं, वो एक पंक्ति में उखाड़ने से पहले, नेक्स्ट फसल की बुआई से पहले उनको एक पंक्ति में छोड़ दिया जाता है, और उस ठूंठ के और एकांतर में या उसके ऑल्टरेशन में नई फसल जैसे मक्का, कपास, आलू, तंबाकू इनके पौधे लगाए जाते हैं। अब ये फसली पौधों के वृंत जो ठूंठ होते हैं ये पंक्तियों में के एकांतर में लगाए जाते हैं, और ठूंठ जो होती हैं, जो पुराने जो पहले वाली फसल होती है उसके जो ठूंठ होते हैं वो मृदा की नमी को वाष्पोषित करने से रोकते हैं, उसके वाष्प को की रेट को रोकते हैं, गति को रोकते हैं, और कार्बनिक पदार्थ मृदा को उपलब्ध कराते हैं, और इससे मृदा में नमी का अनुपात सही रहता है और उर्वरता भी, फर्टिलिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट हम लेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप रोटेशन में हमने देखा, जैसे कि इसका नाम भी बता रहा है, रोटेशन मीन्स एक के बाद दूसरा करना। तो जब एक सीजन में एक तरह के फसलों की बुआई करके अगर हम सेम फसल बार बार उगाते रहेंगे तो उन फसलों को एक ही तरह के मिनरल्स और एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और उसी मिट्टी से वो बार बार वो खनिज पदार्थ या मिनरल्स लेते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उसके अंदर उन खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है और वो प्लांट्स उगना बंद कर देते हैं। तो इसलिए हम इसको अवॉइड करने के लिए हम एक सीज़न में एक खेती करते हैं और दूसरे सीज़न में दूसरी फसलों की बुआई करते हैं। तो उससे जिस मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर कमी नहीं होती है। और इसके अलावा जो रोटेशन के टाइम में जो हम एक जो फसल है वो लेग्यूम की भी लगाना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि लेग्यूम मीन्स जैसे चना, मेथी, राजमा, इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं नोड्यूल्स के अंदर, और ये बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदल देते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। क्रॉप रोटेशन के कारण सॉइल का टेक्सचर भी बहुत इम्प्रूव होता है,
सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग की जो कैपेसिटी थी वो भी अच्छी हो जाती है, और प्रोडक्शन खूब अच्छा होता है, फर्टिलिटी खूब बढ़ जाती है। और इसके अलावा वीड्स और डिजीज जो होती हैं, वीड्स और डिजीजेज जो होती हैं, उनका रिकरेंस भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसका भी मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए आप। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि सॉइल कंजर्वेशन का बहुत जो है प्रभावी तरीका है, बहुत अच्छा मेथड है ये। इसमें खेत में फसलों को चौड़ी चौड़ी पट्टिकाओं के रूप में उगाया जाता है, और स्ट्रिप जो है ढलान से 90 के कोण पर बनाई जाती है। इसमें देखिए कंटूर स्ट्रिपिंग है। इसमें भी दो तरह की स्ट्रिपिंग मैंने बताई है, एक है कंटूर स्ट्रिपिंग या बंडिंग जिसको कहते हैं, और एक है विंड स्ट्रिप फार्मिंग। जो कंटूर स्ट्रिपिंग है वो तो सिंपल फील्ड के अंदर कंटूर्स बना दिए जाते हैं, और उनके अंदर जो है जब बरसात होती है तो इसमें पानी इनके रिजेस के अंदर रुक जाता है और धीरे धीरे आगे जाता है, इसलिए मिट्टी का इरोजन, सॉइल का इरोजन कम हो जाता है। और विंड स्ट्रिपिंग जो होती है उसमें जो बड़े फील्ड्स होते हैं, बड़े बड़े कृषि भूमि होती है, उसमें बड़े बड़े पेड़ 90 डिग्री के कोण पर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, और उनके बीच में छोटे प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, जैसे अरहर या उड़द के साथ में एकांतर रूप में लगाए जाते हैं ये। इससे जो तेज हवाएं चलती हैं, जो सॉइल को उड़ा उड़ा के ले जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो उनको ये बड़े प्लांट्स रोक लेते हैं और सॉइल वहीं की वहीं रह जाती है। ये सब हैं एग्रोनॉमिक मेथड्स। अब हम करेंगे एग्रोस्टोलॉजिक मेथड। एग्रोस्टोलॉजी होता क्या है, पहले हम ये समझ लें। एग्रोस्टोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रासेस। यहाँ पर जो है ग्रासेस लगा करके हम सॉइल इरोजन को रोकेंगे, इस टाइप का मेथड है। इसमें क्या होता है, जो ग्रासेस होती हैं उनका उनकी जो रूट्स होती है, रूट सिस्टम होता है, वो लंबा कम होता है पर डेंस बहुत होता है, बहुत रेशेदार होता है, बहुत घना होता है। तो वो सतही जो मृदा होती है उसको, उसके कणों को अपने जो है जोड़े रखता है और बाइंड करे रखता है। ऐसी घास जो होती है वो 90% तक सॉइल इरोजन को रोकने में समर्थ होती है। जो हिल्स होते हैं उनके स्लोप्स में जो हमने गलीज देखी थी, सॉइल इरोजन में देखा था, उन पर हम साइनोडोन डैक्टोलन या सैक्रम बेंगोलेंसिस के स्ट्रिप्स को भी स्ट्रिप्स के रूप में लगाते हैं। अब एग्रोस्टोलॉजिक मेथड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे ले खेती या ले फार्मिंग कहेंगे हम। ले फार्मिंग जो होती है वो कम ढलान वाली कृषि भूमि में घास की फसल का चक्र उपयोग करते हैं इसमें, और इसमें फील्ड क्रॉप्स के साथ साथ घास को भी रोटेशन में लगाते हैं, और जो कि सॉइल की संरचना बनाने मृदा के सॉइल इरोजन को रोकने में बहुत कामयाब होती है। नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन को कम करने के लिए एफॉरेस्टेशन मीन्स ऐसे स्थानों पर वन लगाना जहां पर पहले फॉरेस्ट थे ही नहीं। उनकी विभिन्न विधियां काम में लाई जाती हैं। रिफॉरेस्टेशन, इसके अंदर क्या होता है कि कृषि भूखंडों के मध्य वन वृक्षों की पट्टिका लगा दी जाती है, जो कृषि खंड की भूमि के जो खूब तेज तेज जो हवाएं उड़ती हैं, वेग से उड़ती हैं, उनको कम कर देती हैं। डेजर्ट के परिधीय क्षेत्रों में वन वृक्षों के विंड ब्रेक्स बनाते हैं। इनको जो बड़े पेड़ लगते हैं इनको विंड ब्रेक्स भी कहा जाता है, जिसमें वायु की दिशा के संपूर्ण पर इन वृक्षों को 2-3 समांतर चौड़ी स्ट्रिप्स के रूप में लगाया जाता है। इसके अंदर हम सैक्रम ले सकते हैं, कैलिगोनम ले सकते हैं, लैप्टिडुनिया को भी उगाया जा सकता है, और इसी प्रकार शेल्टर बेल्ट्स बनाई जाती हैं जिसमें ट्रीज की एक्सटेंसिव प्लांटेशन होती है। अगर हम देखें रिफॉरेस्टेशन का एक उदाहरण अच्छा, तो रायपुर में एक माइस्को फॉरेस्ट बनाया गया है जो लार्जेस्ट मैनमेड सफारी है एशिया की, और ये कम से कम 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसका जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाने के लिए ऑक्सीजोन बन रहा है वहाँ पर, जो 19 एकड़ के लैंड में फैल रहा है। एग्रोसोलॉजी का एक मेथड कंट्रोल्ड ओवरग्रेजिंग भी है।
कंट्रोल्ड ओवरग्रेजिंग मीन्स रिस्ट्रिक्टेड या रोटेशनल ग्रेजिंग सिस्टम द्वारा सॉइल इरोजन को भी रोका जा सकता है। ग्रेजिंग एरियाज को कुछ सालों के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि फॉरेस्ट का रीजनरेशन हो सके। और इसको हम ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो विलेजेस होते हैं इनको हम एजुकेशन दें इस चीज़ के लिए कि भाई ओवरग्रेजिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो भी हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस, अब नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड वन इज ड्राई फार्मिंग। इस प्रकार की जो खेती होती है वो अनिश्चित और कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्राई फार्मिंग के मेथड्स काम में लिए जाते हैं, जिनमें कुछ एक है जैसे लैंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, कंटोर फार्मिंग आदि। इनमें इरोजन को रोकने के लिए घास, चारा आदि उगाते हैं। भारत के इम्पोर्टेंट ड्राई फार्मिंग क्षेत्र हैं पंजाब में, राजस्थान में, यूपी के दक्षिण पश्चिम में, भाग एमपी के उत्तरी पश्चिम में। ये सब ड्राई फार्मिंग वाले क्षेत्र हैं। ये मैंने आपको सारा बताया है बायोलॉजिकल मेथड में। अब हम लेंगे मैकेनिकल मेथड। ये विधियां जो होती हैं ये इनके अंदर जैसे डैम्स का बनाना, वाटर रिजर्वायर इनको कंस्ट्रक्ट कराना, ये सब मैकेनिकल मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। और इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे बेसिन फाइलिंग। इस मेथड में कंटूर के साथ साथ अनेक छोटे छोटे बेसिन या प्याले नुमा गर्त बनाए जाते हैं। ये लंबे समय तक जल को रोके रखती है, जल प्रवाह का वेग भी कम कर देती है, जिससे कि स्लोप्स पर सॉइल के नीचे की ओर मूवमेंट को स्टेबलाइज कर देती है और वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है पैन ब्रेकिंग। कुछ क्षेत्रों में सॉइल जो है पानी के लिए अवैध बन जाती है तथा सतह के कुछ फीट नीचे ये इसलिए हो जाती है क्योंकि सतह के नीचे क्ले की कठोर परत बनने लग जाती है, और इसलिए वो मिट्टी जो सॉइल है जिसके नीचे क्ले की कठोर परत बनी हुई है वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इन क्षेत्रों को कंटूर पर स्थित हार्ड क्ले पैन्स को तोड़ दिया जाता है, टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और प्रोडक्टिव वाटर परमेबल बना दिया जाता है। क्योंकि क्ले अगर नीचे होगी तो पानी नीचे नहीं जाएगा, और नीचे नहीं जाएगा तो पौधों को नहीं मिलेगा। तो इनको तोड़ करके इसकी वाटर प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके इसकी वाटर परमेबिलिटी भी बढ़ा दी जाती है। फिर है कंटूर ट्रेसिंग। कंटूर ट्रेसिंग में जो है यहाँ ढाल अधिक नहीं होती, यहाँ टेरेस फॉर्म, जैसे मैंने टेरेस बताया था आपको, एक देखिए पिक्चर भी बनाई हुई मैंने टेरेस फार्मिंग की, कंटूर टेरेस फार्मिंग की। इसमें जो है ढाल की विभिन्न ऊंचाइयों पर कुछ चौड़ाई के समतल स्थल खंड बना दिए जाते हैं, या यूं कहिए कि जैसे हमारे घरों में सीढ़ियाँ होती हैं उस प्रकार से इनको सीढ़ियों नुमा स्ट्रक्चर में काट दिया जाता है, जिसे टेरेस भी कहते हैं। यहाँ टेरेस के अगले किनारे समाप्त होते हैं, इसके नीचे ऐसा ही दूसरा टेरेस बनता है। इस प्रकार दो टेरेस के मध्य ढलान लगभग एक जैसी हो जाती है, और टेरेस के किनारों पर भूमि को अबंधित करने वाली घास जातियां लगा दी जाती हैं, और शेष भाग में फसली पौधे लगाते हैं। इस प्रकार जल प्रवाह कम हो जाता है और मृदा स्थायी बनी रहती है। दूर से देखने पे टेरेस कल्टीवेशन सीढ़ी समान दिखाई देता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फार्मिंग है। ये सॉइल इरोजन, ये मैंने आपको सारे मैकेनिकल मेथड्स बता दिए हैं। अब जो सॉइल इरोजन है वो एक बहुत गंभीर समस्या है जिसने वैज्ञानिकों व इंजीनियर्स का ध्यान बहुत आकर्षित भी किया है। इसके अंदर कई सॉइल कंजर्वेशन के लिए अनेक विधियां भी बताई गई हैं, और सॉइल इरोजन के जो वेजिटेशन द्वारा इसको सॉइल इरोजन को वेजिटेशन द्वारा रोका जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, विशेषतः वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन कमेटी, कुछ स्टेट फॉरेस्ट व एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की समस्याओं पर
ध्यान दे रही है। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड ने 9 रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं जो देहरादून, कोटा, उत्तराखंड, बेल्लरी, वसाद, आगरा, चंडीगढ़, जोधपुर और में स्थापित किए गए हैं। इनमें सॉइल कंजर्वेशन पे कोऑर्डिनेट व इनिशिएट रिसर्च की जाती है। ये आपका सारा सॉइल कंजर्वेशन के बारे में है। थैंक यू।